नमस्कार साथियों, मैं जस लोधा और आप मेरे साथ हैं लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक और बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हां दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध और इससे संबंधित सभी तथ्यों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपके सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए, पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंडिंग के साथ ही साथ में आपको बेहतर कंटेंट भी मिल सके, उसके लिए मैंने बहुत बेहतर तरीके से इस पीपीटी को अरेंज करने का प्रयास किया है। आइए बढ़ते हैं आगे। लेक्चर नंबर 17 होने जा रहा है। इससे पहले 16 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में और आप वहां क्रम से सभी लेक्चर देख सकते हैं सब्जेक्ट के। पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे हम सभी पर पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक रूप से डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के जो नए छात्र हैं जिनको नहीं पता इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको बता दूं, प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए जा चुके हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मेरे द्वारा यूट्यूब पर ही एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। प्रज्ञान हिंदी के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं और वहां पर टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज चल रही है जिसमें ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अभी अभी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर की। जी हाँ, प्रज्ञान हिंदी पर करंट अफेयर मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको करंट अफेयर का एक सेशन देखने को मिलता है जिससे कि आपको दिन भर की जितनी भी न्यूज होती है ना वो आपको सब कुछ, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही टॉपिक मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता हूं। तो करंट अफेयर वाला सेशन मॉर्निंग में 6 बजे होता है, ठीक है, प्रीमियर लाइव होता है। यदि उस समय आप अवेलेबल नहीं भी हो पाते हैं तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में। तो प्रज्ञान हिंदी को विजिट कीजिएगा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में इंटरेस्ट रखते हैं तो। उन सब के अलावा ही जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, साइड में लिस्ट लगी हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरे विस्तार में और नोट्स के साथ में पढ़ाए जाएंगे इसी प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म पर ही। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है और आज जो है ये अभी आपका फिलहाल सेकेंड यूनिट ही चल रही है, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट में मुगल आक्रमण जिसमें हम बात कर रहे थे बाबर और हुमायूं की। तो दोस्तों बाबर पर कल वाला सेशन भी बाबर पर हुआ था जिसमें हमने बाबर के प्रारंभिक जो आक्रमण थे भारत पर उन पे चर्चा की थी। लगभग ऑलमोस्ट 8 आक्रमण भारत पर बाबर ने किए थे। लेकिन ये प्रारंभिक ऐसे आक्रमण थे जहां पर जिसमें कि बाबर ने भारत पर आक्रमण तो किए लेकिन आक्रमण करके, जीत करके और वहां से जो भी लूट में जो भी जितनी भी धन संपदा उसको प्राप्त हुई वो लेकर वापस चला गया था। लेकिन इसके बाद में उसने 2 युद्ध ऐसे लड़े जिसके माध्यम से उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। 2 युद्ध कौन कौन से थे? एक पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरा एक खानवा का युद्ध, ठीक है ना। तो आज हम उसी युद्ध पर चर्चा करने जा रहे हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध पर। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये महत्व इसलिए भी रखता है, इतिहास के जो अन्य युद्धों से सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि इसी युद्ध के माध्यम से कहें तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? तो पानीपत के युद्ध पर आज डिस्कस कर रहे हैं। कल वाले सेशन में हम खानवा के युद्ध पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हुमायूं पर एक सेशन लेंगे और कंटिन्यू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 5 कॉन्सेप्टों पर हम चर्चा करने वाले। बेसिकली मैंने एक कॉन्सेप्ट यहां से हटा दिया है, पॉइंट नंबर 5 वाला। यहां पर 4 कॉन्सेप्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका हम परिचय देखेंगे, क्लियर है, इसको समझेंगे। उसके बाद में युद्ध के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, बाबर की इसमें विजय हुई उसके पीछे क्या रीजन थे और पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या थे। ये 4 कॉन्सेप्टों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक 5वां पॉइंट भी था बाबर की समस्या है, तो ये इतना महत्व नहीं रखता है हालांकि। तो 4 पॉइंट पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी भूमिका हम तैयार कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इतिहास में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं या नहीं रखते थे और अभी अभी रुचि रखने लगे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा जरूरी है कि, क्योंकि सुना तो सभी ने है कि पानीपत का जब मैंने शब्द इस्तेमाल किया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम युद्ध की चर्चा कर रहे हो सर, तो इसके बाद अलावा और भी युद्ध हुए थे।
पानीपत के और भी युद्ध हुए थे? तो जी हाँ, और भी युद्ध हुए थे। कितने युद्ध टोटल? तो टोटल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के मैदान में टोटल 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों ये? तो ये हो रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नाम याद रखिएगा, डेट और नाम याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्लियर है? अच्छा, तो फिर दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। क्लियर है? तो अच्छा, पहले युद्ध की बात कर रहे हैं तो पहले युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जीता कौन था इसमें? बाबर जीता। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता था यहां पर? अकबर जीता। अच्छा, तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध होता है। किस किस के बीच में? सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। याद रखिएगा, शॉर्ट में भी याद रख सकते हो आप, मराठों और अब्दाली के बीच में। ठीक है ना? अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है ना? और अफगानों की तरफ से अब्दाली। जीता कौन था यहां पर? अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है? तो ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के मैदान में, जो तीनों ही युद्ध अपने आप में फेमस है भारतीय इतिहास में। क्लियर है? तो इनमें से हम पहले युद्ध पर आज चर्चा करेंगे, और हाँ, इस सीरीज में हम तीनों युद्ध पढ़ने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन एक क्रम से चलेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम जब इसी सिलेबस में जब अकबर की बात कर रहे होंगे तो अकबर के समय में हम जो है 1556 तक आ चुके होंगे, और फिर वहां पर हम पानीपत के दूसरे युद्ध की चर्चा करेंगे। उसके बाद में जब अंतिम में इस मध्यकालीन इतिहास के अंतिम दौर में चल रहे होंगे, तब जब हमें मराठा उत्कर्ष पढ़ना होगा, उस समय हम पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। ठीक है, इसके परिचय से शुरुआत करते हैं। चलिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि यहां पर हम बेसिक रूप से मतलब एक कहानी की तरफ समझेंगे भी, साथ ही साथ में मैं आपको कंटेंट भी दूंगा जो आप एग्जाम में रिवीजन लगा सकें। ठीक है ना? तो कंटेंट जो मैं लेकर आ रहा हूं ना, इसी दृष्टिकोण से लेकर के आता हूं, ताकि आप जो है लेक्चर के बाद में या एग्जाम के पहले रिवीजन लगा करके अपने टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से लेंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी समझाएंगे। देखिए, कल वाला सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने लिया होगा। बाबर के चरित्र पर हमने चर्चा की थी, बाबर के संपूर्ण परिचय पर लगभग हमने कल वाले सेशन में चर्चा की थी, और जो कल वाले सेशन का अंतिम पॉइंट था वो था बाबर के प्रारंभिक आक्रमण। कहां पर? भारत पर। तो जो भारत पर प्रारंभिक आक्रमण हुए उसके, तो उसने 8 बार क्रमानुसार 8 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन 8 ही बार भारत को लौटकर वापस चला गया था, यहां नहीं रुका था। इस बीच में क्या हुआ कि माफ कीजिएगा, दिल्ली का जो शासक इब्राहिम लोदी, उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के जो सरदार थे, वो सरदार इससे नाखुश थे। तो उन्हीं में से एक पंजाब के सरदार ने इसके इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में क्या हुआ कि उस सरदार को यह पता था कि वो अकेले इब्राहिम लोदी की सेना को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने क्या किया? बाबर को संदेश भेज दिया, या कहे कि आमंत्रण दे दिया कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। इसी प्रकार से कुछ राजपूत राजाएं भी थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, कहें कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन इन सबके पीछे, अगर इन सभी सरदारों को अगर ये मालूम होता, या कहें कि बाबर की मंशा का पता होता कि बाबर यहां पर आकर के और यहीं बस जाएगा, तो संभवतः इनमें से कोई भी सरदार इसको आमंत्रित नहीं करते। इन्होंने आमंत्रित किया था बाबर को सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। उनको पता था कि बाबर आएगा, अन्य आक्रमणों की तरह आएगा, आक्रमण करेगा, इसको हराएगा और वापस चला जाएगा, जितनी भी लूटमार करनी है लूटमार करके चला जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने बुलाया तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम की सेना के बीच में, वो बड़ा घमासान हुआ, और वो युद्ध निर्णायक साबित हुआ। निर्णायक युद्ध उसी को बोलते हैं जिसमें फैसला हो जाए, है ना, कि आगे क्या होगा, किसका शासन होगा।
तो जैसे ही युद्ध जीतने के बाद में, पानीपत का और खानवा दोनों युद्ध जीतने के बाद में, जैसे ही सरदारों को पता चलता है कि यार बाबर तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो यहीं बस के रह गया और इसने तो यहां पर अपने ही वंश की स्थापना कर दी, तो वो सरदार भी बाबर के विरुद्ध हो जाते हैं और फिर आगे लड़ाइयां निरंतर रूप से चलती ही रहती है। लेकिन बाबर की सेना इस प्रकार से संगठित थी, संगठित क्यों थी? क्योंकि उसने इतने आक्रमण किए थे इस पानीपत के युद्ध से पहले कि उसके जीवन काल में कहें तो अन्य शासकों से सबसे ज्यादा युद्ध उसने लड़े, अगर हम उसकी उम्र को भी देखें तो इसके अनुसार अगर देखें ना, तो कम उम्र में इतने सारे आक्रमण, इतने सारे युद्ध लड़ना, उससे क्या उसको अनुभव बहुत अच्छा हो चुका था और हर अनुभव से वो सीखता चला गया और उसने वो समझ चुका था इस बात को कि युद्ध की पद्धति और सेना का संगठित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सेना में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। तो बाबर ने अपनी सेना के अनुशासन पर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया, साथ ही साथ में सेना को संगठित किया, उनको योग्य बनाया, कुशल बनाया। इसके अलावा जो है वो धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करता रहा और अन्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करता रहा। इस प्रकार से क्या हुआ कि वो एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तो उन प्रारंभिक आक्रमण जब उसने भारत पर किए थे, तो प्रारंभिक आक्रमण का अब कहानी को शुरू कर रहे हैं हम लोग, कहानी को अब शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये आपका बेस था जिस पर आपकी अब ये कहानी चलने वाली है। देखिए, जब बाबर ने भारत पर पहले 8 आक्रमण किए तो अंतिम आक्रमण के बाद में वो पंजाब पर अधिकार कर चुका था। पंजाब पर अधिकार कर चुका था, कल वाले सेशन में आपको समझाया भी था। पंजाब पर अधिकार करने के बाद में अब बाबर का अंतिम निशाना तो क्या था? दिल्ली था। तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? इब्राहिम लोदी। अब दोस्तों यह समस्या बाबर के सामने यह थी कि इब्राहिम लोदी तो हालांकि अयोग्य शासक था, ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था, चिड़चिड़ा था, है ना, लेकिन उसकी जो सेना थी ना वो बड़ी विशाल सेना थी। और अगर हम इसके विपरीत बात करें बाबर के पास, तो बाबर के पास मात्र 12,000 सेना थी। कितनी? 12,000। लेकिन उसकी हिम्मत, बाबर की, और भारत के सरदारों का साथ देना, इस कारण से क्या हुआ, बाबर की हिम्मत बढ़ने लगी और वो भारत पर आक्रमण या दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाया। 12,000 सेना को लेकर के ही वो भारत की ओर आगे बढ़ने लगा। वो जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसका पुत्र हुमायूं भी उसके साथ में था, ठीक है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो हुमायूं भी उसके साथ में था। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मैं कहें कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। और ये जैसे आगे बढ़ रहा था, पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, तो ये न्यूज मिल गई इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली का उस समय सुल्तान हुआ करता था, शासक हुआ करता था। इब्राहिम लोदी को पता चलते ही इब्राहिम ने भी अपनी एक शक्तिशाली सेना ली और वो भी आगे बढ़ चला। इस तरह से उधर से बाबर आ रहा था, इधर से इब्राहिम लोदी की सेना चल रही थी। तो दोनों सेनाएं कहां पर मिली दोस्तों? पानीपत के मैदान में। दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ पानीपत के मैदान में। लेकिन एक सोचिए ना कि किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी एक दूसरे पर अटैक करने की, हमला करने की। एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। मतलब एकदम आमने सामने भी नहीं, मतलब जैसा टीवी सीरियल में बताते हैं ना, इतनी आमने सामने नहीं होती है, काफी दूर होती है। तो दोनों सेनाएं जो है पानीपत के मैदान में आमने सामने डटी रही एक हफ्ते तक। किसी में हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे पर आक्रमण करने की। अब चूंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली से आया हुआ था, संपूर्ण व्यवस्था के साथ आया था, लेकिन बाबर के पास में इतनी व्यवस्था थी नहीं। बाबर ने सोचा कि अगर एक हफ्ता तो निकल गया, एक हफ्ता और निकल गया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, सेना भूखे मर जाएगी, घोड़ों को चारा नहीं मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं से तंग आकर के बाबर ने आखिरकार 19 अप्रैल 1526 को जो है इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया। अब ये पहला आक्रमण था, हालांकि आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में अब चूंकि बताया ना कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत विशाल सेना थी, बहुत ज्यादा सेना थी, हजारों की संख्या में सेना थी, उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या थी। तो इस आक्रमण में बाबर को हार हाथ लगी, लेकिन बाबर हिम्मत हारने वालों में से था नहीं, वो गलती से सीखने वालों में से था। आक्रमण में विफल हुआ, वापस लौट गया अपने क्षेत्र में, क्षेत्र में मतलब पानीपत के, जहां से उठकर आया था मैदान में, वापस अपने सेना के पास ही वापस पहुंचे और फिर सोचने लगे, फिर योजना बनाने लगे। तो 2 दिन और निकल गए। आखिरकार 21 अप्रैल को फिर एक घमासान युद्ध होता है।
एक घमासान युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, और उसी घमासान युद्ध को नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत के मैदान में इतना भयानक युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतना भयानक पहली बार युद्ध हुआ, और ऊपर से वो क्या, निर्णायक युद्ध हुआ। इसी 21 अप्रैल 1526 के इस पानीपत के मैदान में लड़ी गई लड़ाई में बाबर विजय हुआ, क्योंकि बाबर के पास में जो युद्ध की जो पद्धति थी, जिसको तुलुगुमा पद्धति कहते हैं, उसने तुलुगुमा पद्धति के माध्यम से युद्ध लड़ा था, तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करते हुए युद्ध लड़ा था, जबकि इब्राहिम लोदी वही प्राचीन पद्धतियों को अपना रहा था। इसी कारण से उसके पास विशाल सेना होने के बाद भी वो हार गया, और बाबर के पास मात्र 12,000 की सेना को लेकर के आया था, उस 12,000 की सेना से भी वो जीत गया। आखिरकार वह इस युद्ध में विजय रहा। इब्राहिम को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद में बाबर ने हुमायूं और ख्वाजा उसका मंत्री था, ख्वाजा को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। अब उसको पता कि इब्राहिम लोदी को तो हरा ही दिया, मतलब दिल्ली पर कब्जा हो चुका है, दिल्ली पर कब्जा हो चुका है, क्योंकि इब्राहिम लोदी से बड़ा शक्तिशाली कोई शासक था ही नहीं उसके आसपास। तो उसने अपने पुत्र हुमायूं और अपने मंत्री ख्वाजा को कहा कि आप जाइए आगरा पर अधिकार कर लीजिए, ठीक है, अब किसी से युद्ध नहीं लड़ना है, कोई छोटे मोटे टुकड़े मिले तो देख लीजिएगा आप लोग। और एक दूसरे दल को उसने दिल्ली के किले पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह से बाबर का दिल्ली और आगरा दोनों पर ही पूर्णतः अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को युद्ध लड़ा, कब उसने, 21 को, ठीक है। उसके बाद 5-6 दिन बाद ही उसने अपने शासन की जो है कहें कि ऐलान करवा दिया, नगर में ऐलान करवा, ढिंडोरा पिटवा दिया, ठीक है। और उसको ऐलान करवाने को कहते हैं खुतबा पढ़वाना, ठीक है। तो दिल्ली के शासक के नाम से उसने दिल्ली में अपना खुतबा पढ़वा दिया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्धों में शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्णायक युद्ध साबित हुआ युद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से पानीपत के मैदान में जो ये खूंखार लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाबर विजय हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई, आखिरकार बाबर जो है दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हुआ। ये ये कहें कि बाबर का 9वां आक्रमण था भारत पर, 9वां आक्रमण, है ना। अब सोचिए ना यार, वो कहां से आया, वो मध्य एशिया से उठ करके आकर के यहां पर 9 बार आक्रमण कर रहा है दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए। सोचिए आप लोग, और आप लोग जो है एक बार एग्जाम का अटेम्प्ट देने के बाद ही हार मान के बैठ जाते हो, है ना, कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, हार मान लेते हो। हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है आपकी हिम्मत बढ़ाने वालों के लिए। थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ोगे ना, किताबें आपको खुद रास्ता बता देगी। अब सोचिए बाबर के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थी, इतनी दूर से इतनी बड़ी सेना को लेकर के आना, कई महीनों तो बेचारों को आने में लग जाया करते थे, फिर यहाँ पर आक्रमण करना, एनर्जी बची होगी तो आक्रमण करेंगे ना। अब सोचिए कितना जो है मैनेजमेंट को देखना पड़ता होगा उस समय। तो युद्ध हुआ, बाबर विजय हुआ, आखिरकार दिल्ली पर बाबर का ये जो है अधिकार हो गया। अब जरा बात करते हैं इस युद्ध के पीछे कारण क्या थे। तो बिल्कुल छोटे छोटे कारण थे, लेकिन देखिए यार, कारण तो बेसिकली हमको एग्जाम में देने होते हैं, इसलिए कुछ कारण देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अगर एक कारण होता है ना, तो एक कारण होता है महत्वाकांक्षा। क्या? महत्वाकांक्षा। यदि आप यूपीएससी टॉपर बन जाते हो ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होगा महत्वाकांक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा, कि आपकी इच्छा थी। इसी तरह से बाबर की भी इच्छा थी, बाबर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसकी बड़ी तीव्र महत्वाकांक्षा थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। सबसे बड़ा कारण था इस युद्ध का। तो संभवतः हर युद्ध का कारण यही होता है कि जो शासक होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि यार मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाबर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन जब वो मध्य एशिया में था तो उसने मध्य एशिया में बहुत सारे आक्रमण करे, बहुत जगह बहुत आक्रमण किए, बहुत युद्ध लड़े उसने मध्य एशिया में। लेकिन वहां युद्ध लड़के, क्योंकि वहां पर और भी कई शक्तिशाली शासक हुआ करते थे जो तुलुगमा पद्धति से परिचित थे, तो उन के बीच में युद्ध करके बाबर को समझ आ चुका था कि मध्य एशिया में उसकी रोटी सिकने वाली नहीं है, उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो कोई नया क्षेत्र देखना चाहिए। लेकिन
वो अभी भी अपनी इच्छाओं को दबा कर नहीं बैठने वालों में से नहीं था। तो जब उसको समझ आया कि मध्य एशिया में वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा, तब उसका ध्यान दक्षिण पूर्व में समृद्ध भारत की ओर गया कि क्यों ना भारत पर आक्रमण करके भारत को जीता जाए। और भारत से निमंत्रण भी आ रहे थे उसके पास, है ना। चलिए, इसके बाद में अगर दूसरे कारण की बात करें तो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये तो जितने भी मुगल शासक रहे हैं या जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं भारत पर आक्रमण करने वाले, लगभग प्रत्येक शासक ने ये कार्य किया है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है ना। और अंग्रेज भी जब आए थे बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, तो उसने भी क्या किया था, उसने भी तो यही काम किया था ना। तो लगभग हर एक आक्रमणकारी का उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपनी इच्छा होती है। चलिए, इसके अलावा अन्य कारणों में भारत की समृद्धि और संपन्नता। सोने की चिड़िया, जब सोने की चिड़िया अगर किसी डाल पर बैठी होगी तो वो दूर से ही नजर आएगी। इसी तरह से भारत की जो समृद्धि थी उससे पूरा विश्व परिचित था। समझ आ रहा है आपको? तो इस बात को बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, आत्मकथा में लिखा भी है। आत्मकथा का नाम क्या उसकी, जिस किताब में उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है आपका। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाभ, या हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा लाभ, उसके विस्तृत क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र और स्वर्ण मुद्राएं, सोने चांदी की विपुल धनराशि है। जितना लूट सको लूट लीजिए, इतना सोना चांदी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं भारत में जो अन्य किसी क्षेत्र में या अन्य किसी देश में नहीं है। इस असीम धन संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा ने भारत को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अन्य कारणों की बात करें तो भारत की भौगोलिक जानकारी उसको थी, क्योंकि वो काबुल को तो बहुत पहले जीत चुका था, 1504 में ही काबुल पर अधिकार कर चुका था। अरे पाकिस्तान को समझ लीजिए, पाकिस्तान पर अधिकार कर चुका था, वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है। तो काबुल पर बहुत पहले अधिकार कर चुका था, मतलब 1504 में अधिकार कर चुका था वो। तो भारत के पास में रहता था, तो भारत की सारी खबर वो रखता था। अब भारत की हर एक खबर के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान था, नॉलेज था। उसे पता था कि भारत पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली नेतृत्व नहीं है जिसे हराना नामुमकिन हो। इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। इसके अलावा बाबर की सैन्य शक्ति, जैसा मैंने आपको कहा भी है कि उसने सबसे ज्यादा फोकस अपनी सेना को संगठित करने में किया। उसने अपनी सेना को बेहतरीन तरीके से संगठित किया। उसके पास में विशाल तोपखाना हुआ करता था, और इस विशाल तोपखाने के प्रयोग से ही कहें ना तो उसने अधिकतम युद्ध इस तोपखाने के कारण ही जीते हैं। तो काबुल में रहते हुए उस क्षमता और साधनों को प्राप्त कर लिया था, उसके द्वारा वह साम्राज्य विस्तार की लालसा पूर्ति करने में समर्थ हो सका। समझ आई आपको? तो जो सेना संगठित उसने की ना, वो इसी उद्देश्य की थी, और एकदम भी भारत पर उसने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि जब उसने आक्रमण किया तो हर आक्रमण में जहां पर वो असफल हुआ, उस हर असफलता से वो सीखता चला गया और अपनी सेना को संगठित करता चला गया, अपने आप को शक्तिशाली बनाता चला गया। ये 5 कारण मैंने दिए हैं आप लोगों को, जो इस पानीपत के प्रथम युद्ध के पीछे उत्तरदायी हैं। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद में अब बात करते हैं बाबर की विजय के पीछे क्या कारण थे। भाई युद्ध के तो कारण समझ लिया आप लोगों ने, भाई बाबर ही क्यों जीता, इसके पीछे क्या रीजन था, जरा इस थोड़ी सी चर्चा इस पर भी हो जाए, लेकिन उससे पहले क्लास को चेक भी कर ले सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बाद में कमेंट आएगी सर आवाज नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है यार। अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है। अरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने फिलहाल इस स्टूडियो की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतनी डेवलप नहीं है। बस जैसे तैसे काम चला रहे हैं आप लोगों के लिए। सॉरी यार। खैर, बाबर की विजय के कारण ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, युद्ध में बाबर की विजय के कारण, तो एक कारण तो आप खुद भी लिख सकते हैं, उसका विशाल तोपखाना, है ना। और इतना विशाल तोपखाना उसके पास, इब्राहिम लोदी के पास तो था नहीं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले स्टेप पर आता है इब्राहिम लोदी का दुर्व्यवहार।
जी हाँ, एक तरह से कहें ना तो बीज जो है ना, बीज डालने का कार्य इब्राहिम लोदी के व्यवहार ने किया। इब्राहिम लोदी शासक तो था दिल्ली का, लेकिन शासक मतलब सुल्तान वाले गुण नहीं थे उसके अंदर। वो अपने ही मंत्रियों से, अपनी सेना से कभी वो अच्छे से बात तक नहीं करता था, अच्छे से मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था उनके प्रति। जबकि एक शासक का प्रथम गुण क्या होता है? अपने नीचे के जो भी मंत्रीगण हैं, अपनी सेना है, सेनापति है, उनसे बेहतर व्यवहार करना, ताकि वो अच्छी, या कहें कि संपूर्ण साम्राज्य के बारे में उसको सूचित कर सके। इब्राहिम लोदी का व्यवहार बहुत ही गंदा था, बेकार था, दुर्व्यवहार करता था, कुल मिलाकर दुर्व्यवहार करता था, जिससे वे उसकी नीति से क्या हुआ, असंतुष्ट हो गए। कौन? सरदार, उनके मंत्री असंतुष्ट हो गए और बाबर की ओर झुकने लगे और बाबर को न्योता भेज दिया। बात समझ आए आपको? तो बाबर को न्योता भेजा और बाबर का साथ भी दिया उन लोगों ने, समझिएगा, बाबर का साथ भी दिया। तो कहीं ना कहीं बाबर के दिमाग में जो भारत पर आक्रमण करने का, दिल्ली को जीतने का जो नोटिफिकेशन आया ना दिमाग में, उसके उसके पीछे रीजन था इब्राहिम लोदी का व्यवहार। इसके अलावा अन्य जो कारण रहे हैं बाबर की विजय के, उसमें अफगानों की अव्यवस्थित सेना। जी हां, बाबर की सेना बहुत ही ज्यादा संगठित थी, सुव्यवस्थित थी, उसमें सभी लोग योग्य बन गए थे, कुशल बन गए थे। ऐसा नहीं है कि इब्राहिम लोदी की सेना में कोई योग्य या कुशल सेना नहीं थी, सैनिक नहीं थे, वहां पर भी थे, लेकिन उनका संचालन करना, जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, अब डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को कहां यूज करते हो, है ना। ये मोबाइल आपको बुद्ध भी बना देगा और यही मोबाइल आपको, समझ जाइएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किसी वस्तु को किस प्रकार से यूज करते हो। तो बाबर ने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया, जबकि इब्राहिम लोदी संगठित नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन उसका दुर्व्यवहार भी हो सकता है, जो कि बाबर की विजय का एक बड़ा कारण बना। अन्य कारण में इब्राहिम की अयोग्यता। इब्राहिम लोदी ने कभी कभार कोई युद्ध लड़ा होगा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता है आपको, बाबर बचपन से ही युद्ध लड़ता आ रहा था। 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में राजपाट का जो भार था उसके कंधे पर आ चुका था। 11 वर्ष की उम्र में एक बालक होता है, बच्चा होता है 11 वर्ष की उम्र वाला, उस समय से उसके मन मस्तिष्क में एक ही बात चलती थी, साम्राज्य का विस्तार करना, समरकंद पर अधिकार करना, जहां उसके पूर्वज तैमूर भेटा करते थे, जो किसी और के अधिकार में चला गया था, उस पर वापस अधिकार करना। 11 वर्ष की उम्र में सोचिए आप। लेकिन इब्राहिम लोदी, है ना, वंशानुगत रूप से इनको पद मिला हुआ था, तो इनके पास में इतने युद्ध का अनुभव नहीं था जितना कि बाबर के पास में था। चलिए, अनुभवी व्यक्ति बहुत अच्छा पराक्रम दिखाता है हर एक क्षेत्र में, याद रखिएगा, इसलिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। अन्य कारणों में अफगान सेना में तोपखाने का अभाव। बाबर के पास में 700 तोप का विशाल तोपखाना था, मैंने कहा ना आप लोगों से, विशाल तोपखाना, 700 तोपें, सोचिए, 700 तोप का एक विशाल तोपखाना उसकी सेना के साथ चलता था, बाबर की सेना के साथ। इब्राहिम के पास में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बाबर के पास में देश दुनिया पर आक्रमण कर चुका था यार, हर एक हथियार उसका मॉडर्न था उस जमाने के हिसाब से, आज के उस जमाने के हिसाब से हर हथियार जो है मॉडर्न थे, बहुत शानदार बंदूकें हुआ करती थी उनके पास। लेकिन इब्राहिम लोदी वही अफगानों की युद्ध प्रणाली, प्राचीन युद्ध प्रणाली जो थी, जो दोषपूर्ण हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, उससे हर कोई परिचित था, बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का। तो उस युद्ध पद्धति के माध्यम से बाबर को हराना तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने के जैसा प्रतीत हो रहा था। तो यहां पर भी विशाल तोपखाना, अनुभव वगैरह वगैरह, इस कारण से बाबर को एक सपोर्ट मिला। इसके अलावा भारत में एकता का अभाव, जो कहीं कहीं आज भी प्रतीत होता है ना, आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी भारत में एकता का अभाव तो बना हुआ है। और इस एकता के अभाव के कारण ही भारत काफी कई सदियों से लूटता आ रहा है, कई सदियों से लूटता आ रहा है, और आज भी लूट रहा है। और आज कौन लूट रहा है, ये आप भली भांति बिना बोले भी समझ सकते हो, है ना। तो एकता का अभाव जो था ना, उसका तो जितने भी आक्रमण हुए भारत पे, सभी ने लाभ उठाया, और सबसे बड़ा जो लाभ उठाया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, ठीक है।
तो हालांकि अफगान बाबर महोदय आए, भारत पर आक्रमण किया, भारत में मुगल सत्ता स्थापित भी की और भारत की एकता का अभाव का फायदा भी उठाया, लेकिन फिर भी भारत को एक नहीं कर पाया, फिर भी भारत को एक नहीं कर पाया। अगर एक होता तो मुगल साम्राज्य संगठित होता, और संगठित होता तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आ ही नहीं पाती। उस समय भारत में राजनीतिक एकता का पूरी तरह अभाव था। पूरे भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्र लिए हुए थे, हर एक राज्य बना हुआ था, भेटा हुआ था, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में एक अच्छी खासी से ट्रेंड आर्मी को लेकर के बाबर आ जाता है, भारत में आक्रमण कर देता है और लगभग सबको खदेड़ देता है, क्योंकि कोई मिला हुआ तो था नहीं। अगर ये सब राजा आसपास के क्षेत्र वाले अगर सब मिलकर के एक साथ अगर अटैक करते तो संभव था कि बाबर जो है हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, है ना, क्योंकि 8 बार होने के बाद में 9वीं बार फिर आ रहा युद्ध करने, मतलब कहीं ना कहीं उसको दिखा ना, ठीक है, कि भारत पर आक्रमण करना बहुत आसान है। अब पड़ोसी को कितना भी लूटिए, कोई पड़ोसी कुछ नहीं बोलेगा, खुश होगा बल्कि, जबकि पता नहीं कि दूसरे दिन उसी का नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाबर के इसके पीछे जो है कारण रहे हैं बाबर के विजय के। अंतिम पॉइंट है हमारा आज का, पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। परिणाम क्या क्या हुए, तो परिणाम एकदम बेसिक था। लोधी वंश का मतलब लोधी वंश का अंत हो गया, इब्राहिम लोधी तक ही ये वंश आगे चल पाया, ठीक है। जैसे ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई, जैसे ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई, लोधी वंश समाप्त हो गया, लोधी वंश समाप्त हो गया। और जैसे लोधी वंश समाप्त हुआ तो दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया, मतलब उसका पतन होने लगा दिल्ली सल्तनत का भी। तो इस प्रकार भारत में एक ही वंश के स्थायी शासन की स्थापना, आगे चल करके एक ही वंश की स्थायी स्थापना हो गई, मुगली वंश की स्थापना। जी हाँ, पानीपत के युद्ध जो है निर्णायक युद्ध साबित हुआ। 1526 में भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। इसके द्वारा भारत को कई शक्तिशाली शासक प्राप्त हुए। मुगल शासन काफी लंबे समय तक चला, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ गई, है ना। तो औरंगजेब तक जो है लगभग लगभग शक्तिशाली शासक मिलते ही रहे, मुगल शासन में आते ही रहे औरंगजेब तक। तो कई शक्तिशाली शासक प्राप्त हुए और इससे एक नई भारत में एक नई संस्कृति का भी आगमन हुआ। इसके अलावा जो अन्य परिणाम थे, भारत को अपार हानि, जी हाँ बहुत हानि उठानी पड़ी भारत को। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजित होने के बाद भारत को हानि का सामना करना पड़ा। बाबर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई जो उसने सैनिक और काबुल की जनता में बांट दी। इसके अलावा राजपूतों को निराशा, राजपूतों को निराशा, जी हाँ, राजपूतों ने प्रथम चरण में इसलिए साथ देने की बात कही थी बाबर की कि उनको लग रहा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राजपूत निराश हो गए और अंतिम रूप से जो है राजपूत भी अब बाबर से युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। बात समझ आई। तो एक ये परिणाम, और अंतिम है नई स्फूर्ति का संचार। तो अब कोई जब नया शासक आता है कहीं पर, है ना, कुछ नई चीज होती है तो एक स्फूर्ति की बात अलग रहती है। हर जगह कुछ नई स्फूर्ति होती है, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है, आज भी होता है ना, चुनाव होते हैं, कोई नया पीएम या नया सीएम बनता अपने राज्य में, है ना, या नया पीएम बन जाए तो एक नई स्फूर्ति आती है, कुछ नया होगा कुछ नया होगा, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं है, फिर भी एक नई स्फूर्ति का संचार तो होता ही हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिणाम रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरत है। उम्मीद करता हूं पानीपत के युद्ध के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आपके दिमाग में बन चुकी होगी। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर 100% टॉपिक जो है ना कवर नहीं करवाता है। मैं आपकी भ्रम जो है आपके अंदर वो दूर कर दूं, आपका दिमाग का भ्रम दूर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि बस एक लेक्चर देख लिया, समझ लो कि हमारा टॉपिक पूरी तरह क्लियर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर तो हो जाता है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं होता दोस्त। हम लोग आते हैं क्लियर करवाने के लिए, ताकि एक स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दे दे, एक कम समय में पूरा टॉपिक समझा के चले जाए, ताकि आप लोग जो है उसकी उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब कभी किताब पढ़ो तो उस किताब के माध्यम से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर पाओ। तो याद रखिएगा, बिना किताब पढ़े दुनिया का कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। दुनिया का कोई भी टीचर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं करवा सकता। इसलिए YouTube के चक्कर में किताब पढ़ना मत भूल जाइएगा। किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, बोर होते हैं, नींद आने लगती है, तो दोस्त एक काम करो, 8 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ो और अच्छे से कोई मजदूरी वाला काम में लग जाओ, सिर्फ 8 दिन के लिए। अपने आप किताब जब लोगे तो नींद नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, नींद भाग जाएगी।
क्योंकि जब आप काम पे जाओगे ना काम करने के लिए, तो आपको एक रियल लाइफ का अनुभव होगा कि रियल लाइफ होती क्या है बिना स्टडी के। और आगे आपके हाल भी वही हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत की पॉपुलेशन के साथ ही साथ में आप भारत के कंपटीशन को देख रहे हैं, कितना भयानक है। कट थ्रो कंपटीशन है, कट थ्रो, गला काट प्रतियोगिता। और इसमें वही बच्चा टिक पाएगा जिसको वाकई में नॉलेज होगा। इसलिए यदि आप पढ़ाई करके कुछ बेहतर बनना चाहते हैं तो दोस्तों मेहनत भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेक्चर सिर्फ उतना ही आपको समझाने के लिए कि अब जब आप किताब पढ़ोगे ना तो आपको और नया नॉलेज इसमें ऐड होता चला जाएगा। एक चंद मिनटों में आप लोग ये समझ चुके हैं कि यार पानीपत का युद्ध एक्चुअल में क्या था, क्यों लड़ा गया, बेसिक तथ्य आपने जान ली है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको किताब में मिलेगी। किताब से दूरियां मत बनाइए, किताब के नजदीक जाइए, पढ़िए किताबों को। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को और रिवाइज करवा दूं, याद दिला दूं। याद दिलाना पड़ता है, आप लोगों को भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाली दुनिया है। भूलना तो नॉर्मल सी बात है। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील खिसकाने वाली दुनिया है ना, तो वहां पर थोड़ा दिमाग कमजोर हो जाता है। हाँ, एक सलाह और देना चाहूंगा, एक मुफ्त की सलाह है, ले लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। हालांकि अपने नहीं करोगे, लेकिन हमारी कभी कभी लगता है कि यार बोलना चाहिए बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बात मानते भी है, सुनते भी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ कुछ करना, आगे बढ़ना चाहते हो, और वास्तविक रूप से यदि आप चाहते हो ना कि यार बस लाइफ में कुछ करना है पढ़ाई करके, तो उसके लिए आपको ये मस्तिष्क जो है ना बहुत शार्प रखना पड़ेगा। जैसे बाबर ने युद्ध लड़ने के लिए क्या किया, अपनी सेना को सेना पर पूरा फोकस किया, सेना में बिल्कुल गंदगी नहीं आने दी, उसको पूरा संगठित करके रखा, अपने हथियारों को मॉडर्न बनाता चला गया, है ना। तो उसने अपने हथियारों पर फोकस किया। इसी प्रकार से आपको भी अपने हथियारों पर फोकस करना पड़ेगा। और आपका हथियार क्या है, मस्तिष्क, यही है। वो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये जानना है कि आपको करना क्या नहीं है। उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, फालतू के प्रवचन नहीं दूंगा। एक चीज है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जो भी शॉर्ट वीडियो आते हैं ना, उनको देखना छोड़ दीजिए, यदि आप इसको सही रखना चाहते हो तो। नहीं तो ये धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ये माइंड कब हैंग हो जाएगा, और आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये हकीकत बता रहा हूं, ये कुछ 2-4-6 दिनों में या महीनों में नहीं होगा, एक लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो शॉर्ट वीडियो कम से कम 10 मिनट से छोटा वीडियो आप देखिए ही मत। 10 मिनट से छोटा वीडियो देखना ही नहीं है यूट्यूब पर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आप देखिए, आपका समय जा रहा है, मेरा क्या जाएगा उसमें। आपका समय जा रहा है, आपका जो भी है आपका जा रहा है, मेरा कुछ नहीं। बस मैं सिर्फ इसको तंदुरुस्त रखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। रील वाले वीडियो जो आते हैं ना, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वाले, वो है ना बहुत हार्मफुल है, मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दे दी गई है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ओके, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, उसको दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे सेशन के। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। खानवा के युद्ध कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले मॉर्निंग में 6 बजे है ना, प्रज्ञान हिंदी पर करंट अफेयर क्लासेस जरूर लीजिएगा। थैंक यू।